नमस्कार प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। प्यारे साथियों, करंट अफेयर इस समय एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंट होता है वो आप सब जानते होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आज के समय में एक अच्छे एग्जाम में आने लग गए हैं और वो सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट वन लाइनर में नहीं आते हैं। यानी कि जो पूछने का जो तरीका है वो अब स्टेटमेंट में बदलता जा रहा है। कुछ ही एग्जाम बचे हैं जो वन लाइनर करंट अफेयर उनमें देखे जाते हैं, बल्कि जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और वाकई में जो कंपटीशन बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड को भी थोड़ा सा ऊंचा लेना पड़ेगा। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि ट्रेडिशनल पीछे वाला फॉलो नहीं किया जाएगा। और करंट अफेयर प्यारे साथियों वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम स्टैटिक को भी पढ़ सकते हैं। और प्यारे साथियों, अगर करंट अफेयर के साथ में अगर स्टैटिक नहीं पढ़ते हैं तो फिर करंट अफेयर का तो कोई मतलब ही नहीं है। करंट अफेयर का मतलब इसलिए नहीं है प्यारे साथियों क्योंकि करंट अफेयर के साथ में हम स्टैटिक भी पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आज हमने करंट अफेयर पढ़ा तो 4 महीने बाद में वो करंट अफेयर हमारे कोई काम का नहीं है। तो हमारे काम का क्या है? बेसिकली हमारे काम की दो चीज़ें हैं। एक तो 4 महीने के अंदर होने वाली एग्ज़ाम और दूसरा है स्टैटिक पोर्शन जो हम करंट अफेयर के साथ साथ में करते हैं। अगर नहीं करते करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक चीज़ें आप फॉलो तो आप झूठा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उससे कोई औचित्य नहीं होगा। क्योंकि आजकल क्या होता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक का जो स्टेटमेंट है वो भी देने लग गया है। और अच्छी एग्जाम की अगर तैयारी करोगे तो डीपली पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन लगाने से करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। नहीं प्यारे साथियों, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। डिटेल एनालिसिस करके ही हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। आज से मैं आपको मई मंथ का करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूँ और ये समझना कि ये जो करंट अफेयर है वो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। क्योंकि मैं आपको वन लाइनर नहीं पढ़ा रहा, मैं चीज़ें आपको समझा समझा कर पूरा समझाऊंगा, है ना। और एग्जाम की दृष्टि से ये जो चीज़ें हैं वो यकीन मानना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों, मई माह का जो करंट अफेयर है वो हम शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे एक दिन में 3 टॉपिक 4 टॉपिक को कवर करेंगे और बैक टू बैक लेकर चलेंगे। अभी मैं करंट जो प्रेजेंट टाइम का जो करंट है, मान लीजिए कि आज का करंट कल का करंट वो नहीं करवा रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि वो तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और मैं यहाँ पर करवाऊंगा 1 महीने पीछे से। यानी अभी जून चल रहा है तो मैं करवाऊंगा मई से। इससे क्या होगा कि आप कहाँ से भी पढ़ रहे हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो पीछे का जो करंट है वो आपका मजबूत हो जाए, वो आप भूले नहीं, वो आपका मेमोराइज हो जाए और धीरे धीरे उन चीज़ों में हम सुधार करते चले जाएं। तो देखिए प्यारे साथियों, आज ये पहली क्लास थी इसलिए मैंने भी थोड़ा समय लिया है, आगे मैं भी समय नहीं लूँगा, बात टॉपिक पर होगी। देखिए प्यारे साथियों, पहला जो आज का हमारा करंट है उसमें कह रहा है कि अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, यानी कि हम अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि अंडर 20 का मतलब है कि 20 साल से कम, अंडर 19 का मतलब है 19 साल से कम। अच्छा, यहाँ पर जो होंगे प्यारे साथियों वो 20 साल से नीचे के होंगे। क्या 19 वाले हो सकते हैं? प्यारे साथियों बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 19 वाले भी हो सकते हैं। अंडर 20 का मतलब 20 से नीचे वाले हो सकते हैं। अंडर 19 का मतलब 19 से नीचे है वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसका एक हर एक प्रतियोगिता अपना पूरा क्लियरिफिकेशन देती है कि हम इतने साल तक ही लेंगे, लेकिन उससे नीचे ही लेती है। तो प्यारे साथियों अंडर 20 तो आप समझ गए होंगे। प्यारे साथियों ये कुश्ती की प्रतियोगिता है। आप सबने सुना होगा कि हमारे देश में पहले बहुत ज़्यादा अखाड़े खेले जाते थे, कुश्ती खेली जाती थी, है ना। आज भी हम हरियाणा साइड में जाएंगे तो कुश्ती वहाँ का प्रचलन खेल है। लेकिन अगर देखा जाए राजस्थान की तो राजस्थान में भी प्रचलन खेल था, लेकिन अब उसमें रुझान बिल्कुल भी नहीं है। और राजस्थान की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, राजस्थान किसी भी खेल के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी मेंटलिटी है कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। प्यारे साथियों, हर एक छोटी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप उसको सीधा से करते हो। भले ही आज वो लोगों की नज़रों में बहुत छोटी चीज़ होगी, लेकिन जब आप उसको करते हो तो उसमें अपना 100% देते हो, 100% देते हो, प्यारे साथियों एक दिन वही छोटी चीज़ लोगों को बड़ी लगने लग जाती है ना। तो हमारा जो राज्य है उसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए और लोगों को, यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि खेल के अंदर भी भविष्य है, हर चीज़ में भविष्य है। मन जिसमें है उसमें भविष्य है, तन जिसमें है उसमें भविष्य है।
है ना। पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया नहीं है जिसमें भविष्य है, बल्कि हर एक चीज़ है जिसमें भविष्य है। तो अपने बच्चों पर कोई दबाव ना आने दें, उनको अच्छे से क्या करें, ट्रीट करें और जिनका जो मन हो उस चीज़ में उनको लगाएं। तो साथियों, ये जो कुश्ती की जो प्रतियोगिता होती है वो पहली बार राजस्थान में हुई है, इसलिए भी खास इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान के जो लोग हैं वो जानेंगे खेलों के बारे में और अपने बच्चों को भी खेलों में लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान के लोग जबरदस्ती अपने बच्चों को लगाए। राजस्थान में ऐसे भी कई बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, खेल में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन परिवार का बोझ, परिवार की चिंताएं, आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति सारी की सारी उन परिवारों के लिए बोझ बन जाती है और आखिरकार जिन बच्चों का सपना खेल क्षेत्र में होता है उनका वही दब जाता है और एक समय आता है जब पूरी तरीके से वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये जो कुश्ती की प्रतियोगिता थी प्यारे साथियों, ये हर बार अलग अलग राज्यों में होती है, लेकिन इस बार राजस्थान ने इसका आयोजन किया है और राजस्थान के प्यारे साथियों कोटा जो जिला है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। अगर कोटा जिले की बात करेगा प्यारे साथियों तो रघुराई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। रघुराई इंडोर जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है प्यारे साथियों, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अगर बात करें प्यारे साथियों इसका जो आयोजन करवाता है वो कौन करवाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे WFI इसका आयोजन करवाता है। प्यारे साथियों, WFI का मतलब हो गया कि भारतीय कुश्ती संघ, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका क्या हो जाता है, आयोजन इसको करवाता है। ये कोई संस्थान है प्यारे साथियों जो इसको करवाती है। उसके बाद में बात की जाए कि जब ये आयोजन राजस्थान में हुआ कोटा शहर में, तो प्यारे साथियों इसमें 26 राज्य क्या है, क्योंकि ये नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है, नेशनल लेवल का कंपटीशन है, किस चीज का, कुश्ती का, है ना। तो यहाँ पर 26 राज्य की यहाँ पे पहलवान आए और कुछ यूनियन टेरिटरी के भी यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, पहलवान आए और लमसम ये 800 पहलवान यहाँ पर आए अपनी क्या दिखाने के लिए, अपना योगदान दिखाने के लिए, अपना जो जोश है वो दिखाने के लिए आए प्यारे साथियों। और प्रत्येक वर्ग में 10-10 वेट कैटेगरी यहाँ पे रखी गई, तो प्रत्येक एक वर्ग बनाया गया कि इसके अंदर 10 वेट कैटेगरी रखेंगे और इनमें कंपटीशन होगा। फिर 10 जो है उसके वेट के हिसाब से कैटेगरी रखी कि इन अब 10 लोगों में कंपटीशन होगा। इस तरीके से यहाँ पे वेट कैटेगरी बनाई गई। प्यारे साथियों, अगर विजेताओं की बात करें तो कहने का एक मतलब है कि राजस्थान तो बिल्कुल नीचे है स्पोर्ट्स के मामले में, लेकिन आप भी देखते होंगे कि हरियाणा के लोगों का रुझान खेल के क्षेत्र में ज्यादा है। लेकिन हरियाणा ऐसा राज्य है प्यारे साथियों जिसका खेल के अंदर तो रुझान है, हर चीज में उसका रुझान है। आज भी हरियाणा के लोग तो कुश्ती को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वहाँ के लोग कुश्ती को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। राजस्थान देखिए, हरियाणा यहाँ पे टॉप रहा प्यारे साथियों। हरियाणा ने यहाँ पे 16 गोल्ड मेडल जीते। 2 नंबर पर जो जीते प्यारे साथियों वो आपके दिल्ली ने जीते और दिल्ली आपकी यूनियन टेरिटरी, इसने 6 गोल्ड जीते। उसके बाद में प्यारे साथियों आपका यूपी ने 3 गोल्ड जीते और तीसरा स्थान प्राप्त किया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। यहाँ पर स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है कि इस बार जो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है उसका आयोजन राजस्थान के कोटा शहर में हुआ। स्टेटमेंट तो करता है कि इसमें राजस्थान ने टॉप किया, तो यहाँ पे राजस्थान ने टॉप नहीं किया, हरियाणा ने किया 16 गोल्ड मेडल के साथ में। अगर बहुत अच्छी एग्जाम में बैठोगे तो 16 की जगह 26 लिख देगा, 6 लिख देगा, इस तरीके से डाटा चेंज कर देगा। थोड़ा इन चीजों पर आपको फोकस भी बनाना है। देखिए, राजस्थान ने भी यहाँ पर कुछ किया है, लेकिन राजस्थान ने बहुत बुरी स्थिति रही है। 1 गोल्ड जीता है और 1 गोल्ड कौन जीता है प्यारे साथियों, ये आपकी प्रिया शर्मा जी ने जीता है। जो 57 जो वेट की कैटेगरी आई होगी, 57 की जो वेट कैटेगरी प्यारे साथियों उसमें इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। और भी कई रास्ते हैं जहाँ के भी खेलों की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि भारत तो एक ही जो खेल है उस पर ही ज्यादा फोकस रखता है, सब जानते हैं क्रिकेट पर, तो इन खेलों में उसकी स्थिति थोड़ी डाउन है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि और भी राज्य हैं जहाँ पर क्या हुए हैं, एक गोल्ड मिला है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर गोल्ड ही ना मिला हो प्यारे साथियों। अब देखिए, ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन इससे स्टेटिक क्या बन सकता था वो हमने यहाँ पर लिखा है प्यारे साथियों। WFI की जब हमने बात की कि इसका आयोजन जो करवाता है वो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करवाता है प्यारे साथियों। ये एक संस्थान है जो किसके सहयोग से इसको मान्यता मिली, तो आप बोलेंगे भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ वह संस्थान है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ओलंपिक खेल होते हैं उनमें यहाँ इसके द्वारा ही चुने गए खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां पे खेलने जाते हैं। तो जो आपका WFI है वो जो भारतीय ओलंपिक संघ में जो चयनित जो
खिलाड़ी है उनको क्या करता है, उनको भी क्या करता है, यहाँ पे प्रशिक्षण देता है, उनको भी सिखाता है, उनको भी खिलाता है। देखिए प्यारे साथियों, अगर खेल के क्षेत्र की अगर बात करें तो पहले हमें गांव के लेवल पर खेलना पड़ता है, उसके बाद में गांव में अगर हम होशियार हुए तो हमें तहसील लेवल पर खेलना पड़ता है, और तहसील में भी हम अच्छा खासा खेलते हैं तो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जाता है, और जब हम तहसील में अच्छा खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या किया जाता है, जिला स्तर पर भेज दिया जाता है, और जब जिला स्तर पर भेजा जाता है प्यारे साथियों तो हम जिला स्तर पर बेहतर करते हैं तो हमें राज्य स्तर पर भेज दिया जाता है, राज्य स्तर पर हम और अच्छा करते हैं प्यारे साथियों, हमें नेशनल लेवल पर भेज दिया जाता है, और नेशनल लेवल पर गया तो यहाँ पे गया, अगर रेसलिंग वाला होगा तो यहाँ पर चला जाएगा, है ना, यहाँ पर चला जाएगा। फिर इससे जो प्रशिक्षक अच्छे हुए उनको ओलंपिक संघ में भेजा जाता है ताकि इनको ओलंपिक में भेज सके प्यारे साथियों। तो ये एक अच्छी संस्थान है जो यहाँ पर क्या करती है, प्रशिक्षण देती है ना। और हम भी जानते हैं कि हमारा देश भी 2036 तक बता रहा है कि कहीं ना कहीं ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। अभी तक भारत ने तो की नहीं है ओलंपिक खेलों की मेजबानी, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है अगर इन खेलों को हमारे देश में प्रमोट किया जाए तो आने वाले समय में हम अच्छे खासी गोल्ड जीत सकें। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम गोल्ड नहीं जीत पा रहे हैं ना, ओलंपिक खेलों में हम गोल्ड नहीं जीत पा रहे हैं। हाँ, गिने चुने गोल्ड जीते हैं लेकिन हम खास उनमें योगदान नहीं दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी प्यारे साथियों, है ना। तो ऐसे ऐसे जो प्रतियोगिताएं हैं वो होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि हर राज्य में होना चाहिए, हर राज्य में हर एक खेल को प्रमोट किया जाना चाहिए, है ना। जैसे हमारे राज्य में कर दिया है तो दूसरे राज्य में उसी साल कोई दूसरा खेल की प्रतियोगिता होनी चाहिए, अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए प्यारे साथियों, है ना। अब जैसे इस ये जब कुश्ती हुई तो आधा वो खेलता कई खेलते उनको यहाँ पे बंद कर दिया, बंद कर देने का मतलब उन पर ध्यान कम चला गया, है ना। तो इस तरीके से पूरा ध्यान हो और हर साल हर राज्य में एक अलग कंपटीशन हो, अलग खेल का प्रतियोगिता हो, जिसमें राज्य के अलग अलग राज्यों के जो खिलाड़ी है वो खेलने के लिए आए प्यारे साथियों। अब देखिए दूसरा जो सिस्टम जो हमारा आज का टॉपिक है वह है मिशन परिंदा। मिशन परिंदा आप सब जानते हैं कि परिंदा किसे कहते हैं। हम सुनते हैं कि यार जो आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं, जान जो छोटे छोटे जो पक्षी उड़ते हैं साथियों, उनको हम परिंदा कहते हैं। देखिए अब आप इससे तो समझ गए होंगे कि बेसिकली परिंदे का यहाँ पर मिशन परिंदे का मतलब क्या है। देखिए प्यारे साथियों, मई का ये मौसम चल रहा है और कितनी गर्मी है हम तो जानते ही हैं, और राजस्थान में तो गर्मी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। प्यारे साथियों, कहने का जो मतलब है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो प्रशासन है, उसने सोचा कि भाई यहाँ पर जो पक्षी है वो दिन दिन क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, क्या हो रही है, उनकी डेथ हो रही है, तो इसको बचाया जाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? अगर प्यारे साथियों इनको नहीं बचाया जाएगा तो यहाँ की जैविकता जो बायोडाइवर्सिटी है प्यारे साथियों वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। जो एक साइकिल होता है प्यारे साथियों वो कहीं ना कहीं जैविक जो साइकिल होता है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। हम भी जानते हैं प्यारे साथियों कि इस जो इन्वायरमेंट है, ये जो जीवन है, उसमें एक जो चींटी है उसका भी बड़ा योगदान है। एक चींटी का योगदान क्या है? तो प्यारे साथियों चींटी का योगदान बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि आज अगर पूरी चींटियों को हम खत्म कर दें तो आने वाले समय में हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए कि आज हम बहुत चींटियां पैदा करवा दें तो प्यारे साथियों उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक लिमिट के अंदर एक लिमिट अगर बनाए रखेंगे तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी, है ना। तो हर एक जीव का जो इस धरती पर विद्यमान है उसका एक अहम रोल है उसका बायोडाइवर्सिटी बनाने में। तो बस यही है कि उन परिंदों को देखिए, हम तो बोलकर कोई सामान मंगवा सकते हैं, हम तो बोलकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जानवर जिनकी हम भाषा नहीं समझ पाते उनके लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते? हम इतना तो कर सकते हैं कि उनकी हर एक बात को तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जीने के लिए आवश्यक है हम वो बिना समझे कर सकते हैं। तो बस यही है कि हम यहाँ पे जो जिला प्रशासन है प्यारे साथियों उसने पंचायती राज दिवस पर, पंचायती राज दिवस आप सब जानते होंगे, पंचायती राज दिवस तो आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान के ही नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया गया था प्यारे साथियों 1992 में, है ना। 1992 में इसमें संशोधन हुआ था, आपको भी पता है। लेकिन ये कब बना था? 1954 या 7 में। तो यहाँ पे जो बना था प्यारे साथियों उस समय यहाँ पे नागौर में ये सबसे पहले बना था। अब बात की जाए कि इसी दिन के अवसर पर इन्होंने क्या किया, मिशन परिंदा लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण का संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना और जैव विविधता बनाए रखना प्यारे साथियों। अगर बात की जाए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की तो पहला आयोजन यहाँ पे देखने को मिला था, वो प्यारे साथियों कब देखने को मिला था? 2010 में किया गया था। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे साथियों वो आज एक बीमारी को लेकर है। देखिए प्यारे साथियों हम सब जानते हैं कि आज हमारे
जो देश है, हमारा जो विश्व है, उसमें अनेकों बीमारियां हो गई है। कई बीमारियां तो ऐसी है जिनका इलाज ही संभव नहीं है। तो इस घड़ी में क्या किया जाए? प्यारे साथियों, मान लीजिए कि कोई अमीर आदमी है, वो तो अपना इलाज आसानी से करवा सकता है, पैसे लेकर करवा सकता है, लेकिन एक जो पुअर फैमिली है, एक जो बहुत मध्यम वर्गीय जो परिवार है, वो इन खर्चों को उठा ही नहीं पाता है और अंत में जो रिजल्ट होता है वो होता है डेथ। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए समय समय पर सरकार हमें जागरूक करती है कि आप इन बीमारियों से इस तरीके से बच सकते हो। आज हम सब जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो 5-5 दिन तक क्या किया जाता है, हमें चक्कर कटवाए जाते हैं। जिनकी जानकारी होती है उनको पहले देखा जाता है और जिनकी जानकारी नहीं है दर्शाते हो हम जैसे लोगों की कहाँ पे जानकारी, तो उनको क्या किया जाता है, बाद में यहाँ पे चक्कर कटवाए जाते हैं और फिर उनको चेक किया जाता है। देखिए प्यारे साथियों, मलेरिया की हम बात करने वाले हैं। देखिए मलेरिया एक समय में इतनी भयंकर बीमारी हो गई थी, मलेरिया से बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे थे। अंततः कोई इलाज तो था नहीं उस समय, बचाव ही इलाज था। जब कोई बीमारी का इलाज नहीं मिलता है प्यारे साथियों, जब कोई बीमारी का डॉक्टर रिसर्च जो करते हैं उनको इलाज नहीं मिलता है, तो बचाव ही इलाज बन जाता है। क्या बन जाता है? बचाव ही इलाज बन जाता है। तो उस समय इलाज नहीं था तो गंभीर समस्या थी और ये संक्रमण के द्वारा हो रही थी, है ना? किसके द्वारा? तो यहाँ पे एक मच्छर काटता है, जो कौन सा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। प्यारे साथियों, इस मादा एनाफ्लीज मच्छर में क्या होता है? सर, इस मादा एनाफ्लीज मच्छर में आपका एक परजीवी होता है, जिस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी ये क्या करता है? जैसे ही मच्छर काटता है प्यारे साथियों, ये प्लाज्मोडियम क्या कहाँ पे? रक्त की सहायता से प्यारे साथियों, है ना, रक्त में घुल जाता है और रक्त की सहायता से आपको सबको पता है कहाँ पे चला जाता है? यकृत में चला जाता है। और आपको सबको पता है कि पलिया यकृत को क्या कहा जाता है? आपके आरबीसी का कब्रिस्तान, तो उसमें चला जाता है। उसके बाद में प्यारे साथियों आरबीसियों के साथ में संक्रमित हो जाता है और आरबीसी यानी रेड ब्लड आपकी सेल कोशिकाएं, रक्त जो कोशिकाएं होती है उनके साथ में क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। उसके बाद में हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाएं शुरू कर देता है, जो हमारे लिए बहुत डेंजर साबित हो सकती है। तो देखिए लीवर में चला जाता है, कोशिकाओं से संक्रमित होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा जाता है। देखिए प्यारे साथियों, इससे बचाव सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे ये जो मच्छर होते हैं ना, ये एक गंदे पानी में बहुत ज़्यादा पनपते हैं, है ना, गंदे पानी में बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं। ये अंडे सिर्फ गंदे पानी में ही देते हैं, जहाँ पे थोड़ी नमी होती है वहाँ पे अंडे देते हैं और लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में अंडे देते हैं। आप भी देखते होंगे कि बरसात के दिनों में मच्छर कहाँ से आते हैं, तो मच्छरों का एक ही काम है कि मच्छर ज़्यादा अंडा कहाँ पे देता है? मच्छर ज़्यादा अंडे कहाँ पे देता है? जहाँ पे पानी रहता है, नमी रहती है। तो बस आप नमी रहने दें अपने आसपास के मोहल्ले में, कोई गंदा पानी है तो उसको हटाएं, उसको क्लीन करें, अपने आसपास सफाई रखें, जिससे कि ये मच्छर पनपे ही नहीं। और देखिए बात करें तो WHO आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर ये लोगों को जागरूक करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसने मलेरिया की बीमारी को पहचाना और कहा कि ये जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है अगर समय पर इसको जागरूक नहीं किया जाए लोगों को। तो इसने 2007 में 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में घोषित कर दिया कि हर साल 25 जो अप्रैल है उसमें लोग क्या रहे? मोटिवेट हो, जागरूक हो, उनको जागरूक करना पड़ता है। देखिए अगर 2007 में ये जागरूक करता तो आज तक मलेरिया को भूल जाते लोग, है ना। मलेरिया होता, लोगों को मलेरिया होता, लेकिन लोग जागरूक नहीं होते। उनके समय समय पर उनके दिमाग में घुसना चाहिए कि मलेरिया से बचो, मलेरिया से बचो, तब बचते हैं ना। तो 25 अप्रैल को हर साल मलेरिया दिवस डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में 2025 में क्या थीम थी? बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर बार कुछ ना कुछ थीमें पूछी जाती है, आपको भी पता है। तो ये जो थीम थी वो मलेरिया दिवस, मलेरिया एंड्स, मलेरिया और विथ, है ना, मलेरिया और साथ में क्या किया गया था? री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट, है ना। तो री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट यानी कि ट्रिपल आर। क्या? मलेरिया एंड्स विथ ट्रिपल आर, इसे आप समझ सकते हो। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पर साथियों करंट अफेयर को इसी हिसाब से पढ़ना चाहिए ताकि हम करंट अफेयर में एक अच्छी पकड़ बना सके। जैसे हमारे लिए करंट अफेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट था, हम यही पढ़ते ना, ये दो चीज़ें पढ़ते। हमने ऊपर वाला क्यों पढ़ा? ये नहीं पढ़ा कि आगे जब अगली बार भी 25 अप्रैल को आएगा, अगली बार जब 25 अप्रैल आएगा तो हम और चीज़ों को जानेंगे और धीरे धीरे एक एक चीज़ जानने पर प्यारे साथियों आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरा भी यही रूल है कि एक दिन में मैं जितना जान सकता हूँ उतना जानना चाहता हूँ, है ना, इतना जानना चाहता हूँ जितना जान, है ना। हमेशा नया सीखने से प्यारे साथियों हमारा जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कुछ सीखो, कुछ भी सीखो, रोज नया सीखो, कम सीखो पर सीखो प्यारे साथियों। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में। आप देखिए इसी तरीके से पढ़ना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सिलेक्शन भी नहीं होगा तो आप जरूर एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन बनोगे। और नॉलेजेबल पर्सन की प्यारे साथियों, है ना,
यहाँ पे अच्छी रुचि होती है पढ़ने की। तो बस बिल्कुल अगर वन लाइनर में लाता तो शायद 3 लाइनों में ये पूरा करवा देता, भाई कोटा शहर में हुआ है, ये मिशन ये चलाया है, ये। लेकिन समझाने का पूरा शेड्यूल एक इम्पोर्टेंट बेस पर किया जाना ही सही है। तो अब आप इस चीज़ का ले सकते हो प्यारे साथियों एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल मेहनत के साथ में इसको लिखना होगा और एक नोटबुक बनानी होगी करंट अफेयर की, इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तब तक बाय बाय प्यारे साथियों, जय हिंद, आपका आभार।